वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 यानी कि फ्रेंड्स सीबीटी 1 के लिए आप लोगों के सामने प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले देखे होंगे मैं आप लोगों के बीच में 19 सेट को अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन देखते हैं और सारी क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली छोड़ दूंगा ताकि आप लोग इसे सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो पहला लिख रहा है, यदि प्लस और गुना को आपस में बदल दिया जाता तथा माइनस और भागा को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हमें सॉल्व करना है। देखिए 46 से 46 रहने देंगे। यहाँ पे देखिए मल्टीपल के यहाँ पे हम लोग को क्या करना, प्लस करना, फिर 17 कर देंगे। फिर देखिए प्लस के यहाँ पे हमें क्या बोला गया, तो प्लस के यहाँ पे अगर आप लोग फोकस किए, देखिए सबसे पहले अगर आपको देखना प्लस, तो प्लस के हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4। डिवाइड के यहाँ पे माइनस करेंगे 98, फिर माइनस के पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 7। अब हम लोग यूजिंग बोडमास मेथड, तो फिर बोडमास मेथड का यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, देखिए 46 से 46 रहने देंगे और 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्टली 68 आएगा। माइनस 7 का टेबल में 98 कितना टाइम्स आता है, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे 14 बार में आता है। कितना मतलब 14 बार में आता है। अब सॉल्व कर लीजिए, 46 प्लस 68 कीजिए यानी 114 आ गया। 114 में से हम लोग 14 को माइनस कर देंगे तो राइट आंसर आएगा 100। तो फ्रेंड्स का ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी 100 इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित गुण भाषा में हाउ आर यू को डी की लिखा जाता है, यू लुक हैप्पी को THDE लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स यू को बोल रहा है क्या लिखा जाए। सबसे पहले आप लोग देखेंगे यू दोनों में कहाँ पे, यहाँ पे यू है, एक इसमें यहाँ पे है। दोनों में देखेंगे फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले देखेंगे दोनों के लिए यू, तो देखिए यहाँ पे आप लोग का यू इस प्रकार लिख रहा है, यहाँ पे यू है। अब दोनों का जो कोड दिया इसमें देखिए कॉमन वर्ड्स क्या है, तो देखिए यहाँ पे डी लिख रहा है, यहाँ पे DE लिख रहा है। तो मोस्टली फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा DE होगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसमें देखना है कुत्ते का संबंध होता है भौंकना से, तो जस्ट लाइक सेम गधे क्या करता है, रेंकना करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित गुण भाषा में A प्लस बी का अर्थ होता है A B का भाई है, A माइनस बी का अर्थ होता है A B का पिता है, A क्रॉस बी का अर्थ होता है A B की पत्नी है, A डिवाइड बी का अर्थ होता है A B की माँ है। तो इस सजेशन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग को पुट ऑन करना है। सबसे पहले क्या लिख रहा है, P डिवाइड Q, तो डिवाइड कर लिखा है A B की माँ है। आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो P जो होगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग चले P जो होगा Q की माँ होगा। तो चलिए P जो हम लोग को Q की माँ मान लें। क्लियर है, माँ यानी कि माइनस कर दिए। अब क्रॉस का अर्थ लिख रहा है A B की पत्नी है, यानी कि Q जो है ना वो R की पत्नी है। तो Q जो पत्नी है तो ऑलमोस्टली क्या होगा, पति होगा, यानी दोनों के बीच में क्या है, ये पति पत्नी का रिलेशन है। क्लियर है, ये पति हो गया। अब क्या लिख रहा है, देखिए माइनस कर, तो माइनस का अर्थ होता है A B का पिता है। आई थिंक R जो है ना वो S का पिता हो गया, तो यहाँ पे पिता हो गया। फिर प्लस, तो प्लस का लिख रहा है A B का भाई है, तो फिर S जो है ना आप लोग का T का भाई है, यानी कि ये प्लस में कर देंगे। अब देखिए बोल रहा P का T से क्या संबंध होगा, तो फ्रेंड्स आप लोग का रिलेशन है बोल रहा P का T से, तो P का T से सबसे पहले ये तो आपकी देखिए ये माँ था, यहाँ पे देखिए माँ थी तो ये क्या बेटी थी। अब ये दोनों पति पत्नी था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पिताजी था, तो पिताजी के पत्नी के यानी कि ये क्या हो गया, नानी थे। इसका देखिए नानी हो गया ना, ये नानी हो गया, तो इसका नानी हो गया। तो ऑलमोस्टली अगर देखें तो नानी हो जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, यानी कि T के माँ की माँ हो गई, यानी नानी हो गई नानी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले माँ की माँ, यानी ऑप्शन नंबर चलेंगे तो C को क्लिक करें, D को क्लिक करें, तो माँ की माँ यानी नानी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 अक्षरों समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा OMJ, तो OMJ में अगर आप लोग देखते हैं तो O में आता 15, M में आता 13, तो यानी 2 का डिफरेंस है। फिर J देखिएगा, आप लोग सारे को कॉमन वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर कीजिएगा ना, तो देखिए हम लोग OMJ की बात करना चाहते हैं। देखिए O आता आप लोग का 15 में आता, M कितना में आता 12 में आता, जस्ट लाइक सेम J की बात करना चाहते हैं 10 में आते हैं। तो फ्रेंड उसी प्रकार देखिए R आता आप लोग 18 में, T आता 20 में, Q आता 17 में, जस्ट लाइक सेम P आपका 16, ये 14 करेंगे, ये हम लोग 11 करेंगे। फिर देखेंगे 2 कर देंगे आप लोग, चलिए इसको मान लिया 28 कर देंगे, ये आपका 26 हो जाएगा और W होता 23 में। हम लोग देखेंगे डिफरेंस किसके बीच सेम है। तो देखिए 15 और 12 के बीच डिफरेंस 3 का है, 12 और 10 के बीच में 2 का है, जस्ट लाइक सेम। अब 18 और 20 के बीच, तो सॉरी यहाँ पे M का होता 13 होता, तो यहाँ पे 2 का है। यहाँ भी देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 का डिफरेंस है, के लिए यहाँ भी 3 का हो जाएगा। उसी पे 16 में से 14 के 2 बचा, और यहाँ पे देखें 3 आ रहा, यहाँ भी देखिए 2 आ रहा, फिर 26 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो सारे में तो इक्वल आ रहा 2 3 RTQ,
तो फ्रेंड्स अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि देखिए सारे में आप लोग का इंक्रीज कर रहा था लेकिन इसमें डिक्रीज कर रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या क्या देखिए ओ से हम क्या दो डिक्रीज कर रहा था लेकिन यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, इसमें आप लोग को दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। सबसे पहले याद रखें, जब भी आप लोग को दर्पण प्रतिबिंब की बातें करना चाहता है तो फ्रेंड्स लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दीजिएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, के को स्टेप से ले दे देंगे, फिर थ्री है ना तो थ्री को हम लोग इस स्टेप से नहीं करेंगे। देखिए थ्री को स्टेप से नहीं करेंगे बल्कि इसका अपोजिट कर देंगे। आई थिंक हम लोग स्टेप से कर देंगे। क्लियर है। फिर फोर जो है स्टेप से नहीं करेंगे बल्कि फोर का अपोजिट अगर करना चाहते हैं तो ये ले देंगे, स्टेप से कर देंगे। जस्ट लाइक सेम आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर यानी कि 6 का अगर ऑप्शन नंबर देखिएगा, फोकस कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर देखिए आराम से देखिए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट को राइट कर देंगे, फिर देखिए ये आ जाएगा, फिर 4 स्टेप्स करें, एड्रेट को कर देंगे, एम हो जा रहा, फिर ए हो जा रहा, फिर पी हो जा रहा। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, यानी एफ ये होता है। सेकेंड बात करना चाहता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर डिस्टेंस होता है, तो ये होता है। तो और बीच में क्या आता है तो आप ऑलमोस्टली पढ़ेंगे एफ बराबर क्या होता है, जी लिखते हैं m1 इंटू m2 बाई क्या लिखेंगे आर स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, देखिए दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। वस्तु के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, उसके बीच के माध्यम और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक तो उसके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करते। तो ऑप्शन जब बन जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बात करना चाहते हैं जी। तो जी का जो वैल्यू होता है 6.67, देखिए 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 होता है। इसका यूनिट की बात करना चाहते हैं तो अगर लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्लियर है। चलिए, और सबसे कमजोर बल सबसे हल्का बल यही होता है गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव प्रेरणिकीय प्रभाव के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए यह सिग्मा बंध के माध्यम से संचालित होता है, ऑलमोस्टली ये होता है। यह दूरी के साथ घटता है, ये भी घटता ही है। यह एक अस्थायी प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है। यह पाई बंध के माध्यम से संचालित होता नहीं, ये गलत हो गया, यह केवल सिग्मा के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस गोलाकार बक्से की त्रिज्या क्या होगी। फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ नहीं करना, सबसे पहले गोलाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मतलब 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या लिखना है 528 लिखेंगे। क्लियर है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 है 4, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 हो गया आर, तो आर स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे 528। अब सॉल्व कीजिएंगे तो देखेंगे चार का पहाड़ा में सबसे पहले हम लोग जानते हैं चार का पहाड़ा में 528 कितना बार में आता है तो 132 बार में आता है। क्लियर है। अब 22 का पहाड़ा में लोग जानना चाहेंगे 132 कितना बार में 6 बार में आता है। अब क्या करेंगे आर स्क्वायर का वैल्यू का 7 गुना 6 यानी कि 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin x प्लस cos x का वैल्यू √2 sin x है तो sin x माइनस cos x का मान क्या होगा। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर देखिए जब भी एक फार्मूला के बेस्ड होता है क्वेश्चन, देखिए अगर मान लीजिए कि आप लोग का a sin x है, देखिए मैं लिख देना चाहता हूँ a sin x है प्लस b cos x है। अब इसका वैल्यू बराबर कुछ c लिख रहा है और आप लोग को माइनस में निकालना है। क्लियर है ना। तो इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए लिख देता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होता है, ये अंडर रूट में होता है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए इसके कांस्टेंट का यानी कि इसके कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस देखिए कॉस के पहले 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस √2 sin x का स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ √2 का स्क्वायर करें 2 आएगा, फिर साइन का स्क्वायर करें तो क्या आएगा sin स्क्वायर x आएगा। क्लियर है। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 - 2 sin स्क्वायर आ गया, यानी 2 - 2 sin स्क्वायर x आ गया। तो 2 और 2 को कॉमन लेंगे तो ऑलमोस्टली हम लोग 2 को अगर कर लें √2 हो गया। अब 1 माइनस sin स्क्वायर x का वैल्यू होता है cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को स्क्वायर से काट देंगे, रूट कट जाएगा तो केवल √2 cos x आएगा, √2 cos x आएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर। आई होप आप लोग को ये फॉर्मूला अच्छा लगा होगा और ट्रिक भी।
चलिए नीचे दिए गए व्यंजक को सरल करना है, तो फ्रेंड्स इसे आप लोगों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोडमास के तरीका के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा। आई थिंक 7 में से -9 जाएगा तो -2 बचेगा। फिर 6 को -2 से डिवाइड करें तो -3 बचेगा। फिर 6 और माइनस माइनस प्लस यानी 6 प्लस यहाँ -3 हो जाएगा, तो माइनस यानी केवल और केवल यहाँ पे 9 बचेगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 3 कर देंगे डिवाइड, यहाँ पे देखिए 7 में से -9 गया तो -2 बचा था, और यहाँ पे 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 6 - 3 करेंगे तो ऑलमोस्टली 3 बचेगा। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग गुना करेंगे, 9 और 8 क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 रहने देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग 8 से गुना करेंगे +9। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं इसके देखिए 5 + 5 इसको अगर सॉल्व करते हैं नीचे वाला को, तो यहाँ पे तो 5 आ रहा का, यानी कि क्या लिखेंगे +1। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल सॉल्व करते हैं तो आप लोग का आंसर आएगा 1/18 आएगा। क्या आएगा 1/18, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ST का 75% है और ST के बीच का अनुपात कितना होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए कुछ भी नहीं करना। S क्या लिख रहा है, T का 75% है, तो ST का 75%, तो फ्रेंड लोग 75% कर देंगे। आई थिंक आप लोग सॉल्व किए तो ये क्या लिखे 3/4 लिखिएगा। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग अगर S का वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग क्या लिखे T गुना T पर पावर 4 लिखेंगे। अब हम क्या करें, S और T का रेशियो निकालेंगे। कुछ नहीं फ्रेंड्स, आप लोग S और T का रेशियो निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 3/4 निकालेंगे। क्या निकालेंगे 3/4। अब इसके अकॉर्डिंग S और T का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 3/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3/4। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3/4 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना होगा, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, लास्ट में बता दूंगा। ठीक है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, देखते हैं हम लोग क्या लिख रहा है ये। यदि A/B + B/A का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आप लोग को निकालना है AQ + BQ = 3AB का वैल्यू निकालना। होपफुली अगर आप लोग बनाइएगा तो देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोग फार्मूला बेस्ड भी बना सकते हैं। देखिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो फ्रेंड्स अगर एलसीएम लेंगे तो AB आएगा, यहाँ पे B कैंसिल हो गया तो ऑलमोस्टली A² बचेगा प्लस क्या बचेगा B² बराबर 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा तो A² + B² करिएगा। क्लियर है। -AB आ जाएगा, ये आप लोग का आ गया। तो आप खुद बताइए, देखिए AQ + BQ आ गया। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए हम लोग ये आप लोग का आ गया। अब देखते हैं AQ + BQ, देखिए यहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं A + B, तो A + B कर देंगे। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं A², देखिए A² करते हैं प्लस B² - AB लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। बाई क्या लिखेंगे 3AB यहाँ पे लिख रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, देखिए A² + B² - AB, तो ऑलमोस्टली इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ये तो वैल्यू आप लोग कहाँ ही रहा, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 0, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इसका 0 था ना, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर है। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के सामने लाया था A² + B² + AB, सॉरी यहाँ माइनस था, -AB का वैल्यू 0 लाया था ना, तो यहाँ पे गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल आप लोग का मलाला यूसुफजई, लॉरेंस ब्रैक्स लिख रहा, सोंग दाओ ली, नदिया मुराद। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, गिवन ऑप्शन जो दिया ना उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को बताना चाहता हूँ तो मलाला यूसुफजई सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है। क्लियर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मलाला यूसुफजई को कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2014 में मिला था, वर्ष 2014 में मिला था। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करके लिख लिए। क्लियर है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान का महिला सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार के प्रबल समर्थक थे। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ इसका जो जन्म हुआ था ये भी आप लोग को शायद पता होगा, 12 जुलाई 1997 को हुआ था। क्लियर है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार इसे 2003 में मिला था, शायद 2013 में मिला था, तो याद रखिए 2013 में मिला था इसे, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से मिला था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, और हर साल 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखें क्योंकि इसका जन्म कब हुआ था 12 जुलाई को। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा होता है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे। तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो होता है उसे बोलते हैं चेन्नई बंदरगाह। क्या बोलते हैं चेन्नई बंदरगाह। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो फ्रेंड्स चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ी बंदरगाह होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ बात करना चाहते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखिए थोड़ा सा ऑप्शन वाला क्वेश्चन को खेल देते हैं। पारादीप बंदरगाह, तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पे, तो
उड़ीसा में, कहाँ पे है, उड़ीसा में। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन के कर सकते हैं। बात करते हैं कांडला, तो गुजरात में हमेशा कांड होते रहता है, ठीक है, तो गुजरात में कांडला होते हैं। बात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आप लोग के सामने सबसे गहरा बंदरगाह होता है, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। अब भारत में कुल बंदरगाह की संख्या अगर पूछता है कितना है, तो अभी याद रखिए कुल 13 बंदरगाह है, क्लियर है। और इसमें कुछ वैसा है नहीं, ठीक है। चलिए, कुल 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को गोलमेज सम्मेलन की बात करना चाहते हैं, तो देखिए गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, तो यह कुल 3 टाइम्स हुआ था, यानी कि प्रथम, दूसरे, तीसरा था। पहला जो चला था वह 1930 में चला था, सेकेंड टाइम्स जो चला था वह 1931 में चला था, एंड वेरी लास्ट 1932 में चला था, क्लियर है। तो तीनों का जो स्थल था वह लंदन में हुआ था, तीनों में कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता केवल सेकेंड टाइम में ही भारत की ओर से कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी सम्मिलित हुए थे, क्लियर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, क्लियर है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे इस चीज़ को, क्लियर है। और ये जो हुआ था 1931 में हुआ था, क्लियर है। भारत कब से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अब देखिए हुआ ये था ना, इसमें जब भाग लेते महात्मा गांधी, तो ये अपना वेशभूषा अर्थात धोती और कुर्ता पहन के चले गए थे। ऑलमोस्टली आप लोग देखे भी होंगे, तो देखे नहीं होंगे यानी कि आप लोग जानते होंगे। तो उस समय क्या था वहाँ पर, जो आई थिंक वहाँ पे एक ब्रिटेन का एक व्यक्ति था विंस्टन चर्चिल ने, तो उन्होंने इसे नंगा फ़कीर कह दिया, नंगा फ़कीर कह दिया था, क्लियर है। इसी वजह से नंगा फ़कीर का भी उपाधि दिया गया था, क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सांप्रदायिकता के विषय पर मतभेद होने के कारण महात्मा गांधी बीच में इस सम्मेलन को छोड़कर भारत आ गए थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके साथ साथ और भी कुछ वैसा क्वेश्चन से नहीं है, तो ये रहा आप लोग के बीच में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। देखिए सांप्रदायिकता के विषय पर ये तो हो गया था। देखिए 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए निर्वाचित मंडल की घोषणा की थी, यानी 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए निर्वाचन मंडल की घोषणा की थी। गांधी जी ने इसी के विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन रखा था, क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ था, 24 सितंबर, देखिए ये भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के समझौता के द्वारा दलितों को अलग निर्वाचन मंडल को रद्द कर दिया गया था, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए, पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल। पंजाब नेशनल में पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। इस चीज़ को आप लोग को पता होगा और आप लोग को फिर से रिकॉल करवा दिया हूँ। कौन थे, इस चीज़ को याद रखें, लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के क्या थे, संस्थापक थे, क्लियर है। इसके साथ साथ दयाल सिंह भी थे और भी कोई थे। तो इन्होंने कब किया था स्थापना, तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया था, क्लियर है। आप पहला विदेशी बैंक की बात करना चाहते हैं, तो पहला विदेशी बैंक जो भारत का था वह HSBC था, क्या था, HSBC था, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब भारत के बाहर पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए, अब इसके बारे में कुछ वैसा है नहीं। और वर्तमान समय में RBI का गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है, जो कि 26वें नंबर बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिख रहा है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बातें करना चाहता हूँ लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन का जो टेन्यूर था वो 1899 से लेकर, देखिए 1899 से लेकर 1905 के बीच में था, क्लियर है। इसी के समय क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। आई थिंक आप लोगों को पता होगा 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। तो राइट आंसर 19 का अगर देखेंगे तो हम लोग को अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति था। देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण था अंग्रेजों के फूट डालो और राज्य करो की नीति माना जाता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। आई थिंक राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ लॉर्ड कर्जन ने, देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन को प्रभावित किया था, क्लियर है। और बंगाल विभाजन के तुरंत बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग को
ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर अधिकतम बैल की मुहर देखा जाता था। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जानने का मुख्य स्रोत क्या था, मोहर ही हुआ करता था। अब मोहर जो बना होता है वह सेल खड़ी नामक पत्थर का बना होता है। जो मोहर जो बना होता है ना वह सेल खड़ी, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, मोहर जो बना होता था वह सेल खड़ी पत्थर का बना होता था, यानी सेल खड़ी नामक पत्थर का बना होता। ठीक है। और मोहर का जो आकार होता था वर्गाकार और आयताकार होता था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इसमें आप लोग को विपरीत बताना है। तो फ्रेंड फरवरी का विपरीत क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ पे आप लोग को फरवरी के क्या लिख रहा है भाई, देखिए इसमें फरवरी के विपरीत बोलना है। देखिए मैं आप लोग को कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से पता होगा। देखिए सबसे पहले पहला का तीसरा अपोजिट होता है, यानी मार्च का क्या होगा, देखिए मैं लिख देता हूँ। आई थिंक फ्रेंड्स अगर मार्च का अपोजिट देखेंगे तो मार्च के सामने उसके एक छोड़ के क्या आ गया, अप्रैल आ गया। जस्ट लाइक से मई की बात करना चाहते हैं तो मई के लिए देखेंगे तो क्या आएगा, फोव आएगा, यानी कि फरवरी। तो यहाँ फरवरी का क्या आ जाएगा, मई आ गया। क्लियर है। इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जनवरी का बात करना था, जे से जनवरी, जे से जून हो गया, तो बाहर का बाहर से हो गया। इस टाइप से हम लोग को बोला फरवरी का, तो क्या होगा, मई होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर लिखेंगे मई, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ शेर तेंदुए हैं, कोई तेंदुआ बाघ नहीं है, कुछ शेर बिल्लियां हैं। तो इसको अगर आप लोग बनाते हैं काफ़ी अच्छे से बनाए होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लिख रहा है, कुछ शेर तेंदुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले कुछ शेर की बात करना चाहते हैं। देखिए कुछ शेर तेंदुए हैं, तो मान लेते हैं कुछ शेर है ये, कुछ शेर को तेंदुआ मान ली। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। कुछ शेर तेंदुए। फिर लिख रहा है कोई तेंदुआ बाघ नहीं है। फिर कुछ शेर बिल्लियाँ हैं। तो हम लोग क्या करें, शेर से है तो शेर से हम लोग क्या करें, शेर से हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्लिया को मान लेते हैं, बिल्ली को मान लिए। अब लिखा कोई तेंदुआ बाघ नहीं, यानी कोई भी तेंदुआ बाघ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख लेंगे। क्लियर है। और आप लोग को रिलेशन देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन इज नो, तो लिख रहा फ्रेंड्स कोई बाघ बिल्ली नहीं है। देखिए बाघ कहाँ पे आपका, कोई बाघ बिल्ली नहीं है। तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स अगर आप लोग देखेंगे तो कोई बाघ बिल्ली नहीं है। तो नहीं रहता तो हमेशा उसको कैंसिल करते हैं। जब भी नहीं रहेगा ना तो उसको कैंसिल करते हैं। तो कोई बाघ बिल्ली नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, तो नहीं यानी काट देंगे, कैंसिल हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला लिख रहा है कुछ शेर बाघ है। तो देखिए शेर आप लोगों को कहाँ पे, यहाँ पे, बाघ यहाँ पे, तो कोई रिलेशन नहीं है, तो सेकेंड को भी कैंसिल कर देंगे। एंड लास्ट कोई बिल्ली तेंदुआ नहीं है। तो देखिए बिल्ली कहाँ पे है, तो बिल्ली यहाँ पे, तेंदुआ है। अब यहाँ पे नहीं बोल रहा, तो नहीं है तो क्या करें, कैंसिल करें, नहीं। तो देखा जाए तो तीनों आप लोग का गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो तीनों आप लोग का गलत हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1, ना तो निष्कर्ष 2, ना तो निष्कर्ष 3 अनुसरण करता। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग को बनाना होगा। बनाना क्या होगा, आप लोग बना लिए होंगे। देखिए ड्राइव को आप लोग को सजा के लिख रहा, DRIV को लिख रहा, आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आर को लिख रहा, देखिए आर को लिख रहे हैं, ठीक है। फिर डी को लिख रहा, फिर ई लिख रहा, भी लिख रहा, आई लिख रहा। क्लियर है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं बातें करना चाहता हूँ मॉड के बारे में। देखिए यानी कि देखिए डी और आर को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, फिर ई और भी को इंटरचेंज कर दिया, आई को इस टाइप से कर दिए। तो मॉड को लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, MOULD को करेंगे। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले अगर लिखेंगे तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, तो ऑलमोस्टली हम लोग किस करेंगे, तो ओ का करेंगे। तो ओ कर देंगे, ओ के बाद क्या करें, एम कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग डी का प्रयोग करेंगे, फिर एल का यू का करेंगे। तो OMDLU। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो काफ़ी इजी से आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में बेडरूम को 28 और मून को 16 लिखा जाता है, तो उस भाषा में चेन कैसे लिखाएगा। सबसे पहले बेडरूम के बारे में जानना चाहेंगे। तो देखते हैं बेडरूम के बारे में क्या लिख रहा है। देखिए बी का होता है 2, ई का होता है क्या होता है 5 होता है, डी का क्या होता है 4 होता है, आर का क्या होता है 18 होता है, ओ का होता है 15, तो 15 30 कर देंगे, प्लस एम का क्या होता है, आई थिंक इस तरफ से तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं बेडरूम में कुल कितना शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 कर देंगे। 7 को हम लोग क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 28 आया। ठीक है। मून में कितना शब्द है, 4 है, तो 4 को 4 से गुना किए क्या है, 16 आ गया। तो फ्रेंड जो आप लोग का लेटर होता है उसको 4 से गुना करेंगे। तो चेन में अगर आप लोग देखिए तो टोटल 1 2 3 4 5 है, तो 5 को किससे गुना करेंगे, 4 से, तो 5 चौक क्या होता है 20 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, देखिए माइनस है ना, तो माइनस के पे प्लस कर देंगे। अब देखिए गुना है, गुना 4 है 4, प्लस के पे माइनस कर देंगे 16 डिवाइड 2। अब आप लोग बना लीजिए ना 8 प्लस, देखिए 3 चौक क्या हो गया 12, माइनस यहाँ पे करेंगे तो 8, तो 8 में से 8 गया 0 हो गया, तो 12 ही इसका आंसर आएगा। तो फ्रेंड राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा, देखिए 11, 22, 33, तो यहाँ पे ऑलमोस्टली 44 होगा, 44, फिर 55, 66, 77, फिर बी के यहाँ पे क्या लिखिएगा, और सॉरी यहाँ पे आप लोग गलत लिख रहे हैं, तो देखिए ए के यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 44 लिख देंगे, क्लियर है। जस्ट लाइक सेम बी, तो बी के जहाँ पे आप लोग क्या करेंगे 88 करें। अब देखिए बी माइनस ए करा तो 88 में से 44 को घटाएंगे तो 44 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग भी राइट आंसर आप लोग का 44 ही आया था, क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 को मैं बता दिया हूँ काफ़ी अच्छे से। 27 नंबर क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड 26वें नंबर एक क्वेश्चन ये लिख रहा है, ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। देखिए ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। किस में होता है ये, कोशिका द्रव्य में होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, यानी राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बातें करना चाहते कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, तो हमारे सेल का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्लियर है, यानी कि इसे बोलते हैं पावर स्टेशन बोलते हैं। वही बातें करना चाहते हैं राइबोसोम को, तो इसे बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को मैं बताया था, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताऊँगा। प्रवाल विरंजक का मुख्य कारण क्या होता है। तो प्रवाल विरंजक का मुख्य कारण होता है फ्रेंड्स समुद्र के तापमान में वृद्धि होता है। क्या होता है, समुद्र के तापमान में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक ट्रेन 40 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसी गति की यात्रा करते हुए 6 सेकंड में कितने मिनट की दूरी तय करेगा। काफ़ी आसानी से आप लोग बना लिए होंगे इसे, तो चलिए मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या निकाला, दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाए दूरी पर क्या होता है, 4 गुना समय। तो देखिए दूरी पर क्या होता है, 4 गुना समय ना। तो देखिए यहाँ पे 72 कर देंगे, इंटू किलोमीटर है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय। किलोमीटर की दूरी कितना सेकंड लिख रहा था, 6 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है कोई नहीं, तो हम लोग जानते हैं फिर दूरी पर क्या था, 4 गुना समय। अब 4 बराबर क्या था, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना था, 72 था, दूरी बटा समय, तो दूरी समय कितना था, 40 था। अब समय आप लोग का मिनट में दिया, तो मिनट को घंटा में, सेकंड मिनट यहाँ बदल दिए, ठीक है, ये बदल दें सेकंड में। अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 1000 से कर दिए ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा 6 सेकंड के लिए, तो समय 6 सेकंड लिख रहा है, सेकंड में बदल दिए। अब सॉल्व कर लीजिए ना, तो 6 का पहाड़ा में 60 आता है, 10 बार में 0 0 कैंसिल कर दिए, 0 0 कैंसिल कर दिए। अब 4 का पहाड़ा में 72 कितना बना, 18 बना, 18 को 10 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यापारी 32% के लाभ पर दाल बेचता है और वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले एक व्यापारी 32% लाभ पर दाल बेचता है और वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, तो कितना परसेंट लाभ प्राप्त करता है, 100 रुपया। तो देखिए 100 रुपये का वैल्यू को कितना बेच रहा है, 132 रुपये में। फिर लिख रहा है वास्तविक वजन से 20% कम वजन करता है, तो वास्तविक वजन मान लीजिए 1000 था, तो 1000 को हम लोग क्या बोल रहे हैं 20% कम कर रहे हैं, यानी कि 800 में बेच रहा है ना, ये वेट में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए इस टाइप से आ जाएगा, यानी 80,000 आएगा। यहाँ पे करेंगे तो 132 करेंगे और 000 कर देंगे। रेशियो में लाएंगे तो आपको ये 20 रेशियो हो जाएगा और ये आप लोग का 33 हो जाएगा। आई थिंक फ्रेंड्स सीपी का वैल्यू 20 आ रहा है और एसपी का वैल्यू 33 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक का वैल्यू 20 आया, एक का वैल्यू 33 आया, दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑलमोस्टली प्रॉफिट का वैल्यू 30 आएगा और अब यहाँ पे सीपी कितना था 20 इंटू क्या करेंगे ऑलमोस्टली 100 करेंगे। 20 का पार में 100 कितना बना था 5 में, 13 25 क्या होता है 65। तो राइट आंसर करेंगे तो 65% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। सेना के एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़ी होने की व्यवस्था कराना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करे तो न्यूनतम
न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात करना है। फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाते हैं कुछ भी नहीं करना, देखिए जब भी न्यूनतम की बात करना चाहते हैं तो हमेशा कुछ मत कीजिएगा। ये जो आप लोग का संख्या दी है 12, 15, 16, 18, इसका आप लोग एलसीएम केवल निकाल दीजिएगा। तो ऑलमोस्टली अगर 12, देखिए मैं निकाल देता हूँ, 12, 15 लिख रहा, 16 और 18। तो फ्रेंड इसका अगर एलसीएम निकालते हैं ना तो सिंपल वे में इसका एलसीएम अगर निकालेगा तो 3600 आ जाएगा। क्या आएगा? 3600 आ जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो छूट की दर कितनी होगी ताकि 12% लाभ हो। देखिए सबसे पहले हम निकालें एक वस्तु का मुद्रित मूल्य यानी एमपी का जो प्राइस है ना वह सीपी के कंपैरिजन में क्या लिखा है? 40% अधिक है। मान लो सीपी 100 है तो ये क्या होगा? 140 हो गया। जस्ट लाइक सेम डिस्काउंट आप लोग का लिख रहा, क्या लिख रहा? क्रय मूल्य से चाहे ना तो दर कितना यानी छूट का डिस्काउंट कितना होगी कि प्रॉफिट आप लोग का लिख रहा 12% हो। हम लोग फार्मूला का यूज करें MP बाय CP, तो MP बाय CP कर दिए बाय C माइनस डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले C माइनस डी करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस डी कर देंगे और फिर प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो 12% प्रॉफिट था तो 112 करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये 7 बार में कट गया, ये कितना बार में कट गया? 5 बार में। 7 का पाला में 112 कितना बार में आता है? तो देखिए 7 एकम 7 हो गया, 4 और 2 7 छक 42 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस डी बराबर 16 को यूज करेंगे। और भी है क्या? हाँ देखिए 16 5 80, तो 100 में से 80 को घटाएंगे तो 20% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी इजीली से आप लोग बनाए होंगे। क्लियर है? तो 20% इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। अगले 10 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 80 होगा तो उसकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी? देखिए ए और बी का आयु क्या लिख रहा? 3:2 लिख रहा, तो 3:2 लिख दिए। अब यहाँ पे लोग क्या क्या एक्स के रूप में मान लेंगे। अब लिखा 10 वर्ष बाद उसके आयु का योग, तो फ्रेंड दोनों को ऐड करेंगे तो 3x है तो यहाँ पे 10 कर दिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2x प्लस 10, दोनों का योग जो लिख रहा आप लोग के सामने 80 लिख रहा तो हम लोग 80 ले देंगे। अब देखेंगे 3 2 क्या होता है 5x, 5x प्लस 10 10 क्या होता है 20 होता है, बराबर क्या करेंगे 80 आ रहा। क्लियर है? तो हम लोग 5x का वैल्यू देखेंगे तो 60 आ रहा, तो x का वैल्यू देखेंगे तो 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे और b का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 है और x का वैल्यू कितना था 12 था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। जस्ट लाइक सेम b का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 2 को हम लोग क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड 24 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 36 और 24 वर्ष आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। उसने 480 अंक प्राप्त किए और अपने लक्ष्य से 35% चूक गया। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए? देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा ना तो दोनों परसेंट को हम लोग डिफरेंस लेंगे। तो फ्रेंड 0 लेंगे, यहाँ पे कितना है 50%। यहाँ पे देखेंगे 50% का वैल्यू आप लोग का लिख रहा है 450 लिख रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताया था यहाँ पे 9 आना गया, तो टोटल देखिएगा तो यहाँ पे 1% का वैल्यू 9% आ गया। ठीक है? तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्क्स कितना था 35% था, तो 35 को हम लोग क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे तो टोटल मार्क्स आ गया 315 नंबर। अब 315 नंबर तो टोटल आ गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टोटल मार्क्स कितना था 450 अंक था ये, तो हम लोग इसको इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो फुली सॉल्व कीजिए तो 70% आप लोग का राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक जो देश होता है गेहूं का वह चीन होता है। क्या होता है? चमगादड़ चीन होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? तो याद रखें एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल जो होता है वह चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनल होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हुआ था। आई थिंक राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष हम लोग 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं मतदाता दिवस। क्लियर है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो भारतीय संविधान की देखिए मैं आप लोग को रिकॉल करना चाहता हूँ भारतीय संविधान की आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 का निर्वाचन आयोग से संबंधित होता है। क्लियर है? इसके अनुसार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य
निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अभी भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है फ्रेंड्स? तो आप लोग पढ़े भी होंगे करंट अफेयर में, तो ज्ञानेश कुमार है। ये क्वेश्चन आप लोग को मे भी पॉसिबिलिटी पेपर में आ सकता है। ज्ञानेश कुमार है और 4 आयुक्त है। क्लियर है? चारों का नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन कौन है। क्लियर? आ सकता है पेपर में आते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग का जो टेन्यूर होता है, तो ये टेन्यूर भी पूछता है, तो 6 वर्ष होता है। क्या होता है फ्रेंड? 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष, यानी दोनों वर्ष जो पहले हो जाए उसी होता है। क्लियर है? और इन्हें अपने कार्यकाल से पूर्व भी संसद द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए निर्वाचन आयोग भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा के निर्वाचन को कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है? तो फ्रेंड इसका लिए राइट आंसर जाइएगा तो बॉक्साइट होगा। क्या होगा? ये बॉक्साइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली बॉक्साइट खनिज के लिए विशाल भंडार है ये। क्लियर है? और याद रखिए भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अब बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इस चीज़ को भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोग क्लिक कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी ककोरी ट्रेन डकैती के लिए दी गई थी। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को, देखिएगा सबसे पहले देखिए आप लोग को मैं बताया था HRA, देखिए HRA का फुल फॉर्म जाने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को क्या किया था? एक ट्रेन चल रहा था जो कि चल रहा था सहारनपुर। देखिए मैं लिख देता हूँ, सहारनपुर से लेके ये आप लोग का जा रहा था लखनऊ के लिए। तो लखनऊ के लिए जो ट्रेन जा रही थी ना, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन था। देखिए मैं आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में। तो ये डाउन ट्रेन, तो ये बीच में क्या हुआ था? एक स्टेशन आया था यानी ककोरी। उसी समय ये सब सारे लूट कांड कर दिए। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके साथ फ्रेंड्स फिर क्या हुआ था ना, इसके बाद तुरंत एक स्पेशल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने 1928 में कर दिया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पे फ्रेंड? नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकोण बहुभुज से संबंधित, तो उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है? तो वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आ चुका है, देखते हैं क्या लिख रहा है। MNO, P और Q 5 मित्र है, उनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। O M और N से लंबा है और केवल M और Q से छोटा है। तो केवल एक व्यक्ति N से छोटा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति क्या होगा? देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना होगा। तो प्रत्येक ऊंचाई अलग अलग है ना। O जो है ना P और M से लंबा है, तो क्या करेंगे? देखिए O को हम लोग क्या करेंगे? P और N से लंबा है, लेकिन क्या लिख रहा है? O जो है ना P और N से, केवल एक व्यक्ति N से छोटा, यानी केवल एक व्यक्ति N से छोटा, यानी N को ऊपर ले लेंगे तो P यहाँ पे ले लेंगे। क्लियर है? अब लिख रहा केवल M और Q लंबा है और M और Q से छोटा है, यानी M और Q से छोटा है। आई थिंक फ्रेंड्स M और Q को ऊपर ले लेंगे। अब क्या लिख रहा है? केवल एक व्यक्ति यहाँ पे, तो यहाँ पे Q ले लेंगे, तो यहाँ पे M ले लेते हैं। बोला सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पे P लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, P होगा। चलिए, यदि ग्रीन का संख्या कोड 49 है, वॉयलेट और पिंक के संख्या कोडों के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए 49 कहने का अर्थ है, देखिए टोटल नंबर डिजिट गिने 1 2 3 4 5 6 है। 6 के अकॉर्डिंग तो नहीं चलेगा। ठीक है, ग्रीन के लिए आप लोग टोटल निकाले। जी का होता है 7 होता है, आर का होता है 18 होता है, ई यानी 5 में 10 करते हैं, एन का होता है 14। टोटल ऐड कीजिए ना, तो 14 10 24, 24 और 18 कितना होता है? 24 और 18 42, 42 7 49। देखिए सारे को सम कर दिए। तो जस्ट लाइक से वॉयलेट को कीजिएगा ना, तो भी का होता है 22 22 और आई का होता है 9, 22 और 9 फिर 14 12 फिर 11। इसको अगर जोड़िएगा ना वॉयलेट के ना, तो आप लोग के सामने 83 आएगा। जस्ट लाइक पिंक को कीजिए तो 16 9 25 और 14, 25 और 14 होता है 39, 39 और 11 50, यानी 83 में से 50 को घटाइएगा तो 33 आएगा। होपफुली फ्रेंड्स राइट आंसर कीजिएगा तो 33, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। श्रृंखला FJNR में अगला अक्षर कौन सा होगा? देखिए हमको देखना पड़ेगा कौन सा सेटिंग चल रहा है इसमें। तो देखिए F आता है 6 में, 6 4 10 4 14 4 18 18 4 22। तो 22 में क्या होता है? U होता है। तो ऑप्शन 22 में बल्कि भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
आ गया प्रतिबिंब का, तो मैं हमेशा बताता हूँ प्रतिबिंब में लेफ्ट को राइट कीजिए, राइट को लेफ्ट कीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले ए होना चाहिए, फिर 3 अपोजिट में होना चाहिए, फिर 6 होना चाहिए अपोजिट में। तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर 45 है ना, हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में कन्फ्यूजन हो, हाँ। तो सी बी में तो आप लोग को 5 सीधा लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए इसको आप लोग वेन डायग्राम बनाना है। तो फर्नीचर, बेड, कुर्सी, फर्नीचर, बेड, कुर्सी, खाने का मेज। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्नीचर के अंतर्गत सब आते हैं। तो देखिए ये फर्नीचर हो गया, फर्नीचर के अंदर बेड होता है, फिर कुर्सी होता है, खाने का मेज। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ हाई तकनीक किस सिद्धांत पे आधारित होती है? तो फ्रेंड्स याद रखें, लाइफ हाई तकनीक जो होता है वह तरंग सिद्धांत पे आधारित होती है, तरंग सिद्धांत। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, यानी प्रकाश तरंग के सिद्धांत पे कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। भारत का पहला विदेशी रूप से विकसित 5G टेस्ट बेड किस संस्थान में स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास के द्वारा। किस संस्थान में किया था? IIT मद्रास के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, देखते हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन क्या लिख रहा। 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसके पुत्री तान्या की आयु की 3 गुनी थे। अब से 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तान्या की आयु की 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए कुछ नहीं करना है, केवल बनाना आप लोगों को। देखिए 10 वर्ष पूर्व तान्या की आयु मान लीजिए हम x मान लिए, ठीक है। तो उसकी सुनीता की आयु क्या होगा? 3 गुनी थे, तो 3x हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद, यानी ये x था, 10 वर्ष बाद तो ये 10 था, फिर हम लोग 10 कर देंगे, क्लियर। यहाँ पे कर देंगे बाद। अब इसके लिए क्या करेंगे? 3x + 10 कर देंगे, फिर प्लस में 10 कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्या लिख रहा है? उसकी आयु इसकी दुगनी होता है, यानी 1/2 कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 20, क्या आएगा? 20 आएगा। अब उसकी वर्तमान आयु निकालना था, तो फ्रेंड्स हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे? 3x था प्लस क्या था वर्तमान में? 10 था। जस्ट लाइक से हम नीचे में क्या लिखे थे? x + 10 था। अब सॉल्व कर लीजिए ना, तो 3 यहाँ पे x का वैल्यू 20 लाए, तो 3 20 यहाँ पे 61 10 क्या होता है? 70, और यहाँ पे करेंगे तो 30 आएगा। तो टोटल जो रेशियो होगा 7:3 आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना 50वां नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, नीचे दिए गए बार ग्राफ में अध्ययन कीजिए, उसके बाद आगे के प्रश्नों को बताना। देखिए ये आप लोग को डाटा लिख रहा है, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन लिख रहा है, भूटान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर अमेरिका में इंजीनियरों की संख्या का अनुपात क्या? भूटान और ऑस्ट्रेलिया मिलाकर। तो चलिए भूटान और ऑस्ट्रेलिया मिलाते हैं। तो देखिए भूटान का 20 है और ऑस्ट्रेलिया का क्या था? 65 था, क्लियर है। भूटान और ऑस्ट्रेलिया मिलाकर, क्या क्वेश्चन था मैं भी भूल गया हूँ। तो भूटान और ऑस्ट्रेलिया मिलाकर ना, इसमें अमेरिका के कंपेरिजन में करना था। तो भूटान का था 20 था और ऑस्ट्रेलिया का 65 था। दोनों को सम किया, कितना आ गया? 85 आ गया। और टोटल अमेरिका का भी कितना था? 85 था। रेशियो निकालेंगे तो 1 आएगा। ऑप्शन देखते हैं है कि नहीं, आई थिंक होगा ही, क्योंकि गणित हाँ तो सी आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1/1 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आ गया नटखट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नटखट क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा इसको तो काफ़ी अच्छा से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसके लिए आप लोग वैसे बना सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या होता ना, ये चोर सिपाही वाला टोटल देखिए मैं ट्रिक बनाता था, 540 दूरी था। हम लोग क्या करते हैं, दोनों अगर जो स्पीड होता है उसको गुना करता था, 13.5 गुना x कर देंगे। फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं, एक ही दिशा की होता है, तो 13.5 माइनस x कर देंगे। अब समय बाद है, तो बाद में हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 8 में 28 में से 8 को घटाएंगे, यानी 20 मिनट आ गया। इसको घंटा में बदल देंगे। अब x का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा कि वैल्यू आ जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड। तो आप लोग का आएगा 16.2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 16.2 कहाँ लिख रहा? तो 16.2 यानी इस ए और सी में आ रहा। वैसे इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को बनाइएगा 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तालिका वाला क्वेश्चन देखिए सबसे ईजी होता है। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, रवि और द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए रवि है, तो रवि द्वारा गणित में कितना नंबर आ रहा है? 141। ओवरऑल कितना था? तो ये पेपर जो था गणित का 150 का था। गुना क्या करेंगे? 100 से करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे? 94% आएगा। ऑप्शन तो होगा ही, तो 94% यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। यदि घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पास पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या होगा?
सबसे पहले देखिए घन का भुजा क्या लिख रहा है 11 सेंटीमीटर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 121 हो गया। क्लियर है। तो अब इस यहाँ पे अंतर निकालना था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो 4 होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 121 कर देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करें 121 को कॉमन ले लें, 6 में से 4 गया 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 आ गया। क्या आ गया 242 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो एक्स्ट्रा मैं बताना चाहता हूँ भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। याद रखिए इसको स्वीकृति कब मिली थी, तो 18 जुलाई को मिली थी। आई थिंक 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिली थी। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1947 के समय यूके के सम्राट थे जॉर्ज सस्टम थे, और यूके के प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली थे। इस चीज़ को भी आप लोग को पढ़ाए होंगे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना के अंतर्गत हिंदी को संघ राजभाषा घोषित किया गया। तो आर्टिकल नंबर 343 के तहत हिंदी को संघ राज्य घोषित किया गया। क्लियर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को शो करता है। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल 345 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 345 जो होता है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं से संबंधित है। जैसे मैं झारखंड से बिलोंग्स करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है संथाली आता है, खोट्ठा आता है, ये सब साले नागपुरी आते हैं, तो ये 345 के अंतर्गत आता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं हम लोग 334 के अंतर्गत। तो 334 के अंतर्गत सीटों के आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व संबंधित है। यानी कि आप लोग को पता होगा, ये देखिए लोकसभा के नहीं SC ST, हाँ, तो इसमें क्या होता है सीटों के आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व से संबंधित होती है। वही बात करना चाहते हैं 333 यानी 333 जो होता है राज्यों की विधानसभाओं के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व था, यानी एंग्लो इंडियन से संबंधित है विधानसभा में, जो कि आप लोगों को पता होगा ये इसको हटा दिया गया। क्लियर है। चलिए और वैसा कुछ है नहीं, एक आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट आता है मेरे माइंड में आ चुका 350 का देखिए 350 का कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं जुड़ी होती है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, यानी 57 हो चुका है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। तो मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो याद रखिए मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, शिक्षा मंत्रालय। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का, तो याद रखिए ये जो स्कीम जो स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुआ था। क्लियर है। और ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वह साउथ में आई थिंक तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड याद रखिए उत्तर तारा। देखिए उत्तर तारा को हम लोग ध्रुव तारा के नाम से भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत का राष्ट्रीय गीत, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम जो लिखा गया है वह आनंद मत पुस्तक से संकलित किया गया। तो आनंद मत यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मत में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी, देखिए मैं डेट बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी गई थी। क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसे सबसे पहली बार इसे कब गाया गया था। तो 1896 में। देखिए 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन जो कि कलकत्ता अधिवेशन में था, उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के रहमतुल्लाह सयानी के समय गाया गया था। क्लियर है। और इसे गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। याद रखिए भारतीय संसद में अधिवेशन का प्रारंभ जो होता है वह राष्ट्रीय गान से होता है, समापन राष्ट्रीय गीत से होता है। क्लियर है। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी। तो फ्रेंड्स आप लोगों में बताया था दक्षिण भारत में किसने भेजा था मलिक काफूर को जीतने के लिए। तो मलिक काफूर एक हिजड़ा था, तो इसने किससे भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दिल्ली सल्तनत शासकों में से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को नियंत्रण में अपनी सेना को भेजी थी। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग को देखना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, देखिए यहाँ पे 14 का रिलेशन 227 से है, तो कैसे रिलेशन करेंगे, तो देखिए 14 और 1 15, तो 15 का स्क्वायर करें तो 225, 225 में हम लोग 2 को ऐड किए, क्या आ गया 227, ठीक है। तो 11 और 1 12, 12 का स्क्वायर करें 144, 144 है तो 146 हो गया। आई थिंक नेक्स्ट संख्या में स्क्वायर करके उसको क्या करना, 2 जोड़ देना। तो 10 में 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 है 2 123, 17 1 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 है 2 326, तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए, सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, कोई भी लिफाफा कागज़ नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग बनाइए। तो देखिए सभी पोस्ट कार्ड, तो चलिए मान लीजिए पोस्ट कार्ड है, सभी पोस्ट कार्ड क्या लिफाफे हैं, फिर लिख रहा कोई भी लिफाफा कागज़ नहीं है, तो मान लीजिए कि पेपर ये कागज़ मान लेते हैं, ठीक है, नहीं है। कुछ लिफाफा पोस्ट कार्ड है, देखिए कुछ लिफाफा पोस्ट कार्ड है, बिल्कुल है। कोई भी कागज़ लिफाफा नहीं है, तो देखिए कोई भी कागज़ यानी कागज़ आप लोग का लिफाफा नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई पोस्ट कार्ड कागज़ नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो सही, तीनों सही हो गया। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, चलिए सही हो गया। इसको मिटाना है, तो देखिए सबसे पहले कोई इंसान बीमार होता है, देखिए सबसे पहले कोई बीमार होता है, तो बीमार अगर होता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, अस्पताल जाता है। कहाँ जाता है, वो अस्पताल जाता है। अस्पताल में डॉक्टर साहब उसको चेक करता है, डॉक्टर साहब चेक करने के बाद उसको दवा देता है, दवा देने के बाद स्वास्थ्य लाभ पूछता है, फिर घर जाता है। यहाँ तक हो गया ना। तो 53 162 4, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए, डी होगा, बल्कि सॉरी डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कवि का परिचय देते हुए वीणा ने कहा, वह मेरे पति के पत्नी के बेटे की बहन है, तो वीणा का कवि से क्या संबंध है, देखते हैं कैसे बनाना होगा। कवि का परिचय देते हुए वीणा ने कहा वह मेरे पति के, तो वीणा मान लीजिए वीणा है, वीणा देवी, ठीक है, मान लीजिए वीणा है। वीणा ने कहा वह मेरे पति की पत्नी, तो मान लीजिए देखिए ये इसकी पति है ये, तो मेरे पति की पत्नी यानी ऑलमोस्टली खुद के बारे में बोल रहा, पत्नी के बेटे यानी कि बेटे, तो यानी कि ये बेटा इसका हो गया, बेटे की बहन, तो यानी कि इसका बेटी ही होगा ना। तो वीणा का कवि से क्या समझ, इसको तो बेटी हो गया। तो यहाँ पे ये तो लिख रहा वीणा का कवि से क्या संबंध, यानी ये कवि हो गया, ठीक है। तो वीणा ये है, आप लोग का एक कवि ये है, तो दोनों के बीच संबंध क्या, तो माँ का हो गया ना ये, तो कवि की माँ हो, वीणा जो है ना कवि की माँ हो गया, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो माँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस संक्रामक रोग, मोतियाबिंद, मधुमेह, खसरा। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए गैस संक्रामक रोग ये हो गया, इसी के अंतर्गत आप लोगों को क्या लिख सकते हैं, मधुमेह या मोतियाबिंद, और खसरा को हटा दीजिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये आप लोग को बनाना होगा। देखिए 7 मित्र EFGHIJ और K एक गोलमेज के परिता इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। F और I क्रमशः G के ठीक बाईं ओर और दाईं ओर बगल में बैठे हैं। H G के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। इसको बनाना होगा, तो सबसे पहले 7 कितना लिख रहा है, 2 4 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 लोगों को बैठाइए आगे। आप लोग क्या करेंगे, देखिए इस टाइप से कीजिए, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गया, थोड़ा सा भी मिस्टेक से दिक्कत होता है, 6 7 हो गया ना। अब बनाते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा। सबसे पहले बोला F और I G के ठीक बाईं और दाईं ओर है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ देखें F और I, तो देखिए हम मान लीजिए कि F और I जो ना, तो मान लेते F और I, तो F और I ठीक बोला G के, तो G के दाएं और बाएं हो गए, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब लिख रहा H G के बाएं से तीसरे स्थान पे है, तो हम लोग यहाँ पे H को लिख देंगे, तो G के बाएं से, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो H हो गया, क्लियर है। अब लिख रहा E और I J के बगल में बैठे हैं, E और I जो है ना J के बगल में बैठे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे J को बैठा देंगे E और I के बगल में, क्लियर है। लास्ट आप लोगों को क्या बच गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो ये हम लोग F के बगल में यहाँ पे क्या बचेगा, K, तो इस टाइप से कर लीजिए ना। तो लिख रहा है H के ठीक दाएं बगल में कौन है, तो देखिए H है, H के ठीक दाएं बगल में कौन है, K है। तो ऑप्शन नंबर करेंगे तो K को क्लिक कर दे, जो कि ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर सकते हैं। इसको बनाना निम्नलिखित में कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग का भाग नहीं होता, बाकी गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और अमेजन वेब सर्विसेज सारे पार्ट्स होते हैं। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं क्या लिख रहा। कौन सा एक विषम युग्मी यानी हेट्रोजीनस स्थिति का दर्शाता है, तो देखिए अलग अलग की बात करना चाहते हैं, तो देखिए T और T ये आप लोग का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 120 डिग्री, साइन 240 डिग्री, साइन 270 डिग्री का मान क्या होगा। हम क्या करना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता है साइन 120 का निकालना, तो साइन 90 + 30 कीजिएगा, और 90 से जब भी करते हैं तो चेंज होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे कॉस हो जाएगा, तो कॉस 30 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स यहाँ पे लिखिए कॉस 30, ठीक है। फिर साइन 240 है, तो यहाँ भी जब कीजिएगा ना तो आप लोग का इस साइन 60 यानी कि 60 हो जाएगा। जस्ट लाइक सेम यहाँ पे कीजिए तो साइन 90 आएगा, और वैल्यू पुट कीजिए, तो कॉस इसको कॉस 30 की वैल्यू आई थिंक होता है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू भी होता है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1, यानी √3 केवल 3/4 आ गया, तो राइट आंसर होगा 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 2/5 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है और शेष यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। कुछ भी नहीं कर रहा, जब भी औसत चाल की बात करता है 2 कर दीजिएगा, पहला 40 दिख रहा, ओहो 2/5 भाग था ना, तो देखिए औसत चाल बोल रहा है ना, तो पहला मान 1। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा, 2/5 भाग, 2/5 भाग कितना से कर रहा था ये 40 से, तो शेष भाग अगर हम लोग निकालें तो क्या बचेगा 3/5, इसको क्या करेंगे 60 से कर देंगे, टोटल सॉल्व कीजिएगा ना तो 50 किलोमीटर/आवर आएगा, क्या आएगा 50 किलोमीटर/आवर। आई थिंक राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये, तो वह राशि ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अंतर जो रहता है वह अंतर ले देंगे, इसके बाद राशि यानी पी कर देंगे। अब देखिए यानी जो रेट है उसका डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी 12.5 इंटू क्या करेंगे 12.5 कर देंगे, बाय अगर करेंगे तो 100 इंटू 100 कर देंगे, क्लियर है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं पूरे का पूरे तरीके से सॉल्व कीजिएंगे तो पी का वैल्यू आई थिंक पी का जो वैल्यू आ जाएगा आप लोग के बीच में 2880 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2880 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए ए और बी अकेले अकेले काम को क्रमशः 10 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिन में कार्य करते हैं और एक कार्य प्रारंभ करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। कुछ नहीं करना, जब भी अल्टरनेट क्वेश्चन आता है देखिए आप लोग का यहाँ पे ए लिख देंगे, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा, उसी प्रकार बी की बात करना चाहते हैं, बी किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा, क्लियर है। तो दोनों का पूरा कार्य देखेंगे तो 40 आ रहा, उसी के अकॉर्डिंग अगर ए की एफिशिएंसी की बात करना चाहते हैं तो इसका 4 हो जाएगा और बी का देखेंगे तो 5 हो गया, क्लियर है। अब क्या लिखा देखिए, वे एकांतर कार्य करते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले 2 दिन में, तो 2 दिन में मिलकर कार्य कितना करेगा 9 काम हो गया, क्लियर है। तो बोला कितने कार्य करते, एक कार्य को स्टार्ट करते 2 दिन में मिलकर कार्य 9 हो रहा, हमें टोटल कार्य कितना चाहिए था 40, तो क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। तो देखिए आई थिंक फ्रेंड्स यानी 8 दिन में कितना कार्य हो गया 36 कार्य हो गया, 8 दिन में कितना कार्य हो गया 36 कार्य हो गया, ठीक है। तो अगला दिन कौन आएगा, तो अगला दिन कौन आएगा, आप देखिए 8 दिन में 36 कार्य हो गया, तो अगला दिन कौन आएगा ए कार्य करेगा ना, तो ए आएगा तो 4 कार्य करेगा, तो 36 से 40 हो गई, एक दिन बढ़ गया, तो 9 दिन में आप लोग को टोटल 40 कार्य होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो 72 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए एक पात्र के 2 द्रव x और y 5 और 3 के अनुपात में है। जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो कंटेनर के तरल y से भर दिया जाता है और x और y का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर x था। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप लोग का देखिए यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का x लिख रहा है, यहाँ पे y लिख रहा है, यहाँ पे रेशियो 5 लिख रहा है 3 लिख रहा है, क्लियर है। हम लोग को क्या लिख रहा है 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो क्या करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल आप लोग जो पढ़ें उसी को यूज करेंगे, क्लियर है। तो अगर आप लोग इसको ट्रिक से बनाते हैं तो देखिए ट्रिक से इसको लफड़ा हो जाएगा, रुकिए इसको मैं ट्रिक से बता दूंगा लास्ट टाइम, रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ग्राफ का क्वेश्चन है, स्किप मैं हमेशा करता हूँ, आप लोग क्लियर देता हूँ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में क्या लिख रहा सर्वाधिक क्या लिख रहा, तो यहाँ पे लिख रहा था ना सर्वाधिक, यहाँ पे लिख रहा साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले किस जिले में हो रहा, तो याद रखिए भारत के अलीराजपुर में होता है, क्या अलीराजपुर में। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला में साक्षरता दर ओनली फॉर 36.1% है, क्लियर है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, क्लियर है। चलिए और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की थी, तो केरल के ही थे, ठीक है। सबसे कम था बिहार का, लेकिन आज बिहार राज्य में नौकरी का भंडार है। चलिए ओहिरा लोक साहित्य संगीत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय त्यौहार से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, देखिए लोहिरा जो होता है ना झारखंड से होता है, मैं खुद बिलोंग्स कर रहा हूँ झारखंड से, तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड से। कहाँ से होता है, झारखंड से होता है, क्लियर है। ओहिरा जो होता है ना वो झारखंड से बिलोंग्स करता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं 76 क्वेश्चन हो चुका, 77 नंबर क्वेश्चन।
लिख रहा आप लोग सामने, निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकार का विशेषता नहीं है। तो देखिए एक अधिकार का विशेषता एक क्रेता और कई विक्रेता, ये गलत है। याद रखिएगा एक अधिकार में मुख्य विशेषता ये होता है एक विक्रेता और कई खरीदार होते हैं, तो पहला ही आप लोग का गलत हो गया। क्लियर है। चलिए मराठी भाषा देखिए फिर से मैं बताना चाहता हूँ, एक अधिकार में क्या होता है एक विक्रेता होते हैं और कई खरीदार होते हैं। मराठी भाषा किस परिवार की भाषा है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मराठी भाषा इंडो आर्यन भाषा है। तो इंडो आर्यन यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा में भी की मान्यता मिली है, शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिली है। और वर्तमान समय कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गया। क्लियर है। इससे पहले आप लोग को भी जो शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या थी 6 थी, लेकिन 2024 में कुल 5 भाषा को जोड़ी गई। क्लियर है। अब पहला आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, पहला आप लोग का तमिल होता है, फिर सेकंड संस्कृत होता है, थर्ड की बात करना चाहते हैं तेलुगु होता है, उसका बाद कन्नड़ होता है, फिर आप लोग का मलयालम होता है, फिर उड़िया था। ये आप लोग का पहले का था। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 पहले का 5 जोड़ा गया, जिसमें आप लोग को मराठी को जोड़ा गया, प्राकृतिक जोड़ा गया, फिर पाली को भी प्राकृतिक जोड़ा गया, फिर पाली को जोड़ा गया है, और भी 2 3 बंगाली को भी जोड़ा गया। हाँ बंगाली को भी जोड़ा है। इस टाइप से टोटल का टोटल हो गया 11। याद रखिएगा 2026 में कौन सा देश एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो देखिए 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जापान देश जो है ना वह 2026 में एशियाई खेलों का मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा नगोया एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला जापान का तीसरा शहर बनेगा, यानी जापान के नगोया में करेगा। क्लियर। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 1958-1984 में हो चुका था। क्लियर है। इससे पहले आप इसके बाद यानी 2030 का जो एशियाई खेल होगा, ये भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। 2030 का एशियाई खेल जो होगा वह कतर में होगा। कहाँ पे होगा, ये कतर में होगा। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 2026 का कहाँ होगा, तो जापान में होगा। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ 2034 में। देखिए कैलेंडर जारी कर दी। देखिए फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले बात करना चाहते हैं 2026 का। तो 2026 में कहाँ पे होगा एशियाई खेल, और मोस्टली मैं आप लोगों को बता 2026 में जापान में होगा। फिर 4 साल बाद जोड़ यानी 2030 में अभी मैं जस्ट बताया था कहाँ पे होगा, कतर में होगा। कहाँ पे होगा, ये कतर में। क्लियर है। उसके फिर 4 साल बाद जोड़ दीजिए, आई थिंक 2034 तक, 2034 में। तो 2034 में ये जो होगा आप लोग के सामने मैं बताना चाहता हूँ, ये सऊदी अरब में होगा। कहाँ पे होगा, ये सऊदी अरब में होगा, सऊदी अरब में होगा। ये सारे चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इससे पहले 2025 में राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था वह ग्लासगो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। भारत का मानक भूमध्य रेखा क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखें भारत का मानक भूमध्य रेखा जो होता है वह 82 डिग्री 30 इंच होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए भारत का उत्तरी गोलार्ध का जो वैल्यू होता है वो 8 डिग्री, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, देखिए 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश। और वही पूर्वी देशांतर की बात करना चाहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, देखिए 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में होता है। क्लियर है। चलिए और क्या, भारत में भूमध्य रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ट्रिक बता दें क्या। आई थिंक मुझे ट्रिक आ गया। तो आंधी में छाता उड़ा, देखिए मैं ट्रिक पढ़ा था, आंधी में छतरी उड़ी, आंधी में छतरी उड़ी। अब देखते हैं ट्रिक से बैठ गया तो ठीक है, छतरी उड़ी। अब देखते हैं हो जाता तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत, छतरी उड़ी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड आप हो, तो आप हो गया आंध्र प्रदेश में हो गया। क्लियर है। माफ हो गया मध्य प्रदेश हो गया, छाछ हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, उससे उत्तर प्रदेश हो गया, और डी से उड़ीसा, ये 5 में होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 81 को देखिए, हमें गलतियों से डरना नहीं चाहिए पर हमें उन गलतियों से सीख लेना चाहिए। बिल्कुल कथन सही है। जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो कुछ गलतियां हो सकती है, ऑटोमेटिकली हो गई हैं। जब हम अपने गुजरे हुए समय से लाभ उठा सकने में समर्थ हैं और गलती सहित कार्य करने में अवसर बढ़ाते हैं। तो देखिए इसका अगर देखा जाए ना तो ऑप्शन दोनों सही होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फल सेब संतरे का संबंध किससे होगा। सबसे पहले फल के अंदर ही आप लोग का सेब आता है और संतरा आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए ये बोला, क्या सरकार को उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान का निजीकरण कर देना चाहिए। हाँ, निजीकरण से ये संस्थाएं आर्थिक रूप से मजबूत, प्रतिस्पर्धात्मक एवं गुणवत्ता उन्मुक्त हो जाएंगे। हाँ, निजीकरण नए युग का मूल मंत्र है। क्या इसके बिना होड़ में रह सकते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे ना तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा, यानी कि डी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोग कभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ इस सब क्वेश्चन को। चलिए देखता हूँ क्या है आप लोग का, जैव अवक्रमणित का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जो पर्यावरण में टूटकर हानि रहित हो जाए। चर्चित
ट्रेंगोंग क्या होती है? तो फ्रेंड्स ये जो एक प्रकार का चीन का एक अंतरिक्ष स्टेशन था। अब 275 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है, विक्रेता को अभी भी 4.5% का लाभ प्राप्त होता है, तो कितना भुगतान किया था? कुछ नहीं करना, फार्मूला MP/CP। तो MP का वैल्यू 275 है बाय CP, तो CP का वैल्यू नहीं पता है, C+D यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड करिएगा तो 104.5 होगा, और डिस्काउंट आप लोग का यहाँ पे यहाँ पे लोग डिस्काउंट ऐड करते हैं, तो 100 में से हम लोग 5% को घटाएंगे तो 95 होगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 104.5 होगा। क्लियर है? यहाँ पे कैंसिल कर दिए। अगर आप लोग इसको पूरे का सॉल्व करते हैं तो आप लोग में जो CP का वैल्यू होगा 250 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 250 आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चतुर्भुज PQRS में O केंद्र वाले एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि PQ व्यास है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मान लीजिए एक चतुर्भुज है, इसमें हम लोग क्या करें, PQRS को चतुर्भुज, एक सर्कल है इसमें खींच दीजिए ना एक चतुर्भुज, देखिए PQRS वाला को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए PQ को क्या बोले कि व्यास के रूप में लेना ना। देखिए ये हम लोग खींच लेंगे। अब इसी में देखिए ये खींच देंगे। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, एक सबसे पहले बोल आप लोग का PQ को व्यास के रूप में लेना। तो यहाँ पे PQ है, ये आप लोग का P है, तो ये क्या आप लोग का Q है। इसके बाद क्या करेंगे, ये S हो गया। अब यहाँ पे स्टेप्स होगा, ये R है, ये आपका S है। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये आप लोग का 120 लिख रहा ना, तो हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्टली पता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये आप लोग का क्या है, ये डायमीटर है। तो 120 चक्रीय चतुर्भुज में यहाँ पे एंगल कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आप लोग को एंगल निकालना किसका था, QPR। तो QPR, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 था, यहाँ पे 60 था, 90 60 150, तो यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे, 30 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है आप लोग देखिएगा, है ना। चलिए, एक दुकानदार 44 रुपये प्रति केजी की दर से चावल बेचता है, जिसका क्रय मूल्य 40 रुपये प्रति केजी था। इससे संतुष्ट नहीं होने की वजह से वो हर पैकेट में 200 ग्राम चावल निकालकर अपने लाभ बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। तो दुकानदार कुल लाभ प्रतिशत गणना करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए 1 केजी चावल का CP, तो 1 केजी चावल का CP कितना था, तो 40 रुपये था। तो देखेंगे CP का वैल्यू देखिए, चावल का 40 था, वही SP की बात करना चाहते हैं, 44 रुपये प्रति की दर से बेचता है। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल अर्थ में लिख रहा ना, इससे संतुष्टि नहीं होने का से हर पैकेट में 200 ग्राम चावल निकाल कर अपनी लाभ कमाने के लिए कोशिश करता है। तो टोटल होता है 1000 ग्राम होता है ना, तो 1000 के में से हम लोग 200 ग्राम को माइनस कर देंगे। आई थिंक आप लोग को 800 ग्राम बचेगा, तो 800 ग्राम चावल का CP निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल 40 था आप लोग का CP, है ना, 40 की दर से था ना ये। देखिए तो 40 करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल अगर देखिएगा तो 1000 होता है। इसको क्या करेंगे, 200 ग्राम हटा देंगे, यानी कि 800। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए ना, ये 0 0, यानी कि टोटल देखिए तो 32 रुपये आ रहा है। क्या रहे 32। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, लाभ निकालना है, तो 44 में से हम लोग क्या करें, 32 को माइनस करेंगे, तो होपफुली 32 बचेगा। और CP कितना हो गया, तो 32 ही हो गया। गुना क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो सॉल्व कीजिए तो 37.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग कुछ नहीं करना। देखिए 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र के में तैर रहे हैं। दोनों जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होती है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है। फ्रेंड्स देखिए आप लोग को पढ़े होंगे, क्लास 10 का क्वेश्चन है। इस देखिए ये लाइट हाउस की ऊंचाई है, अब यहाँ से निकालना आप लोग को, ये आप लोग को करना स्टेप से करना। क्लियर है? इसकी ऊंचाई 90 मीटर लिख रहा, अब एक के वैल्यू यहाँ लिख रहा है, एक का वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पे 45 कर देंगे। अगर आप लोग बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे तो 60 होगा, 60 के सामने यहाँ पे वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, और यहाँ पे देखिएगा तो 45 ही होता है। 45 का वैल्यू 1 हो गया, तो दोनों को सम करेंगे। आई थिंक √3 + 1 का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इकाई का वैल्यू क्या लिख रहा है, 90। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल का निकालेंगे ना, तो हम लोग को क्या करेंगे, 90 को रहने देंगे। अब इंटू क्या कर देंगे, तो फिर टोटल निकालना था, तो √3 + 1 करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा 90 × √3 + 1 मीटर इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक B को क्लिक करना पड़ेगा। देखिए ट्रिक को रखना पड़ता है कुछ। चलिए ये रहा 92 क्वेश्चन। 93 नंबर देखते हैं क्या है। 52 पत्तों की गड्डी में से एक यादृच्छा आधार पर एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता राजा या रानी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए राजा या रानी है, तो आप लोगों को पता होगा एक प्रायिकता में राजा यानी किंग या क्यून कितना होता है, 4। तो या में हमेशा प्लस करते हैं, तो 4 + 4 कर देंगे। अब टोटल कार्ड कितना होता है, 52, तो या में हमेशा प्लस करते हैं, तो 4 4 8 को 52 से डिवाइड करेंगे, तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा 2/13 आएगा। क्या आएगा, 2/13। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे।
चलिए, इसमें आप लोग को डाटा बिंदुओं के प्रसरण को ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रसरण के लिए बात करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के आगे मीन निकालेंगे। तो 7 6 13 5 18 9 27 27 12 39 39 और 15 कितना होता है, 39 और 15, तो 39 15 54, 54 को 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी इसका मीन निकालें 9 आ गया। अब हम लोग को प्रसरण निकालना है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, देखिए 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर 9 में से 7 को घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 9 में से 5 को घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 9 में से 9 को घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0, 9 में से 12 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 15 घटाएंगे 6, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ तक ऐड कर देंगे। अब सारे को जोड़ के क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब हम लोग बातें करना चाहते हैं, देखते हैं जोड़ने पर क्या रहा है। 9 4 13 16 29 29 और ये 9 38 38 और 36 क्या होता है 8 से 14, यानी कि टोटल देखिए तो 24/7 करेंगे। अगर 26 था, सॉरी यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कॉमन लिख लीजिएगा ना, तो 37/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के देशों में अकेला ही G7 के देशों में शामिल है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ G7। देखिए G7 क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ 7 देश। तो देखिए G7 में कुल 7 देश है, क्लियर है। इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका ट्रिक याद कर लीजिए, फर्जी यूज से। देखिए ये ट्रिक अगर याद होता है तो आप लोग कभी नहीं बढ़िएगा। FARGI फर्जी कर लीजिए, UGC। देखिए इसमें टोटल 8 रहेगा। देखिए F4 होता है, देखिए F4 क्या होता है, फ्रांस होता है, A4 अमेरिका, R4 रसिया, J4 जो पूछा था J4 होता है एशिया का देश यानी जापान हो गया, क्लियर। आगे आंसर I4 इंडोनेशिया, U4 यूके हो गया, G4 जर्मनी और C4 क्या होता है पता है, चीन नहीं होता बल्कि C4 कनाडा होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें केवल एशिया का एक देश आता है जो कि जापान आता है। तो इसमें क्या आ गया आंसर, J4 जापान हो गया, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो जापान होगा, याद रखिए जापान ही आप लोग का G7 में एक देश है, क्लियर है। चलिए अब बातें करना चाहते हैं इसकी स्थापना। तो देखिए G7 का जब स्थापना हुआ था तो इस संगठन का स्थापना फ्रांस में किया गया था, जो कि G6 के नाम से किया गया था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और जापान और अमेरिका था, क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ था, कनाडा 1976 में शामिल हुआ था। फिर 1907 में क्या हुआ था, सॉरी 1998 में क्या हुआ था, रूस में शामिल हो गया था। और वर्तमान समय में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें रूस को यानी कि 2014 में से हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने पड़ोसी देश से क्रीमिया पे हमला कर दिया था, इस वजह से। चलिए 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीदरलैंड, डोमिनियन गणराज्य और इक्वाडोर के साथ एक पृथक रूप से किए गए क्षेत्र के समझौते को मंजूरी प्रदान की है। तो राइट आंसर होगा चिकित्सा उत्पाद। क्या होगा, चिकित्सा उत्पाद। यानी राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए 96 हो चुका, हम लोग आते हैं 97। अक्टूबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। देखिए अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अक्टूबर 2024 तक कुल 11 शास्त्रीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, जिसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। तो देखिए पाली को भी दिया गया था नया में, कन्नड़ को दिया था, मराठी को दिया गया था। इसके साथ साथ में आप लोगों को प्राकृत का डिस्कस किया था, क्लियर है। और था, देखिए सबसे पहले मैं टोटल 11 देखता हूँ, अगर माइंड में अगर आ गया तो मैं पूरा बता दूंगा। सबसे पहले देखिए TA से कर, देखिए अल्फ़ाबेट लिखते हैं ना, तो देखिए तमिल और तेलुगु में कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए तमिल और तेलुगु को हमेशा याद करें। देखिए टी से तो दोनों है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल में ए पहले आता है। तो सबसे पहले याद करें तमिल को मान्यता मिला था कब, 2004 में, आई थिंक। अब कभी नहीं भूलिएगा, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए 5 में जो मिला था, देखिए अगर आप लोग S लिखते हैं, S फॉर संस्कृत, तो S जो आप लोग लिखते हैं नहीं लग रहा है 5 जैसा, तो संस्कृत को तो 5 मिला था। उसके बाद मिला था तेलुगु को, यानी कि इससे भी जो मिला था तेलुगु को भी आई थिंक हमें लगता मान्यता इसको मिला था 8 में। कब मिला था, 8 में। उसके बाद जो मिला था कन्नड़ को, तो कन्नड़ यानी C मान लें, इसको भी 2008 में मिला था। कन्नड़ के बाद जो मिला था, उसके बाद मलयालम को मिला था। देखिए M आता आपको 13 में, तो 2013 में मिला था, क्लियर। याद करते जाइए, ग्रुप डी में बहुत पूछा था ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद उड़िया को मिला था 2014 में, ये आप लोगों का पूर्व था, क्लियर है। ये इसका लेंथ याद कर लीजिए कब कब मिला था, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं अक्टूबर 2024 में। तो अक्टूबर 2024 में 3 अक्टूबर 2024 को 5 भाषा को मिला था। सबसे पहले याद कर लीजिए M फॉर मराठी याद कर लीजिए, MP याद करें, P फॉर पाली हो गया, फिर P याद करिए यानी P फॉर प्राकृत हो गया, क्लियर है। इसके बाद A याद कर लिए यानी A फॉर असमिया हो गया। उसका B याद कर लिए, देखिए B बंगाली। तो इसके लिए ट्रिक याद कर लीजिए MP पब याद कर लीजिए, क्लियर है। या फिर नहीं तो मैप PB याद कर लीजिए। देखिए अगर हम लोग ट्रिक बैठाना चाहते हैं तो मैप याद कर लिए, मैप याद कर लिए, मैप MAP मैप
मैप बी याद कर लीजिए, मैप बी याद कर लीजिए। अब देखिए मैप बी के अकॉर्डिंग हम लोग बातें करना चाहते हैं। तो देखिए एम फॉर हो गया मराठी, ए फॉर असमिया, पी फॉर प्राकृत, पी फॉर पाली और बी फॉर बंगाली। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा सीखने में। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का कोंकणी भाषा नहीं है, कोंकणी कहाँ की भाषा है? तो गोवा की है। क्लियर है? चलिए कन्नड़ पहले से था। एंड भारत के वर्तमान मुख्य महान्यायवादी कौन है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले महान्यायवादी को बोलते हैं अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो होता है भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, जो कि इसका भी कुछ था भारतीय संविधान का कानूनी सलाहकार होता है। क्लियर है? और इसका भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में डिस्कस किया गया। आई थिंक आर्टिकल नंबर 76 के अनुसार भारत में एक महान्यायवादी होते हैं। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं, है कौन? तो इससे पूर्व 15वें जो थे आप लोग का के गोपाल वेणुगोपाल राव थे, यानी कि 15वां जो थे के वेणुगोपाल राव थे। लेकिन 16वां जो बने थे वो अक्टूबर 2022 में बने थे आर वेंकटरमणि। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? ये 16वां नंबर के। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इससे पहले कौन था? के वेणुगोपाल राव थे। क्लियर है? याद रखिएगा। और ये भारत के प्रथम कानूनी सलाहकार होते हैं। इसके बाद जो होता है तुषार मेहता, जो कि आप लोग का सॉलिसिटर जनरल कहलाता है। क्लियर है? अब जिस प्रकार भारतीय संविधान में महान्यायवादी का जिक्र किया गया आर्टिकल 76 में किया गया ना, जस्ट लाइक सेम राज्य में जो होता है वहाँ महाधिवक्ता होता है। और फ्रेंड्स महाधिवक्ता का आर्टिकल में स्किप कर गया मेरे माइंड से। आई थिंक अगर आप लोग को माइंड में अगर आएगा तो मैं बोल दूंगा, मेरे माइंड में भी स्किप कर चुका महाधिवक्ता का क्या होता है। 200 समथिंग होता था माइंड में, 234 226 से तो हाई कोर्ट वाला होता है। मेरा माइंड में ही नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बता देता। आई थिंक 214 तो हाई कोर्ट का होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा, ना महाधिवक्ता का आर्टिकल क्या होता है। क्लियर है? मैं भूल गया हूँ, सॉरी, आएगा माइंड में तो मैं बता दूंगा। चलिए बातें करना चाहते हैं राजीव कुमार का। तो फ्रेंड्स राजीव कुमार इससे पहले भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये 25वां नंबर के थे। कितना नंबर के थे? ये 25वां नंबर के थे। ये अभी तक रिटायर हो चुके हैं। और 26वां नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वह ज्ञानेश कुमार बने। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू का। तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान समय भारत में इससे पूर्व कैग के अध्यक्ष थे। ये क्या चीज़ थे? ये कैग के अध्यक्ष थे। तो कैग का अर्थ होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 से 151 के बीच में इसका डिस्कस किया गया। क्लियर है? लेकिन अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वर्तमान समय में भारत के जो कैग बने वह संजय मूर्ति बने। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान समय में अभी कैग के जो अध्यक्ष बने संजय मूर्ति बने हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आई थिंक ये 15वें नंबर के बने हैं। क्लियर? नवंबर 2024 में बने थे। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और एस दुबे वर्तमान में भारत के महानियंत्रक है। क्लियर? यानी CGA हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने 2015 से 2023 तक क्षय रोग की घटनाओं का कितना प्रतिशत गिरावट दर्ज की है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ तो राइट आंसर होगा 17.7 होगा। क्या होगा? 17.7, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ WHO। तो WHO की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार इसमें 17.7% की गिरावट है। क्लियर है? और याद रखें 2025 में भारत का लक्ष्य टीबी उन्मूलन था। और WHO का स्थापना आप लोगों को पता होगा 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका वर्तमान आज है थ्रेडिस करके कुछ नाम है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस भारतीय बल्लेबाज ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेटर विश्व खिताब जीता था? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी टफ है। तो इसका राइट आंसर होगा मनदीप जांगला। देखिए नवंबर 2024 में भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगला ने विश्व मुक्केबाज महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं रहा, 100 क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दी हूँ। अगर कहीं कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग देखिए, आंसर आप लोगों के सामने मैं शो कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए ये रहा, और देख सकते हैं आप हमको जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। क्लियर है? तो देख लीजिए, मेरा नाम खुद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ आज आप लोग के बीच अपना नाम। तो फ्रेंड हमारा हो जाना भाई, हाँ हेलो। तो देखिए सबसे पहले आप हमको देख लिए होंगे हमारा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलमोस्टली मैं बताया था हमारा नाम, देखिए लिख के आइए। तो सागर नाम है मेरा। क्लियर है? और सागर के साथ साथ और भी हम कुछ लिखते हैं। तो देखिए हमारा पूरा नाम है सागर कुमार है। तो मेरा नाम सागर कुमार। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने दोस्तों पर हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी मैं अच्छे से मेहनत कर सकूँ। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए।